हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एक थ्योरम की, जो कि आपका बेस्ड है एनिहिलेटर के ऊपर। तो पहले अगर आपने एनिहिलेटर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस जो भी मैं अभी आगे डालूंगा तो वो आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को, कि इसमें मतलब मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके और आपके साथ अगले सेमेस्टर में पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, थ्योरम ये है कि लेट V be a finite dimensional vector space over the field F and let W be a subspace of V, then हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि डायमेंशन W प्लस डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इसको बोला जाता है एनिहिलेटर ऑफ W, ठीक है। तो इसको देखिए हम 3 स्टेप्स में प्रूव कर रहे हैं। पहला स्टेप ये है जो आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा स्टेप ये रेड कलर वाले इसमें है, और फिर तीसरा स्टेप यहाँ से शुरू होगा जो अभी इसके बाद भी होगा। अभी तो मैं इतना ही लिख पाया हूँ। देखिए, W अगर, पहले मैं इतना पार्ट समझाता हूँ। पहले हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं कि W जो है वो V का जीरो सब स्पेस है। देखिए, ये जो चीज़ मैं करके बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में कवर, पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप पहले देख ज़रूर लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि वो मेरी वीडियो जो है वो एनिहिलेटर पर बेस्ड है, और सेकेंड डुअल स्पेस को भी मैंने उसमें बताया है, और ट्रांसपोज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी मैंने उसमें कवर किया है। तो मेरा कहना पहले यही होगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा फिर इसको। तो देखिए इसमें मैंने क्या बताया आपको कि अगर W जो है हमारा वो जीरो सब स्पेस है V का, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो W का जो एनिहिलेटर होता है वो V स्टार के बराबर हो जाता है, यानी डुअल स्पेस ऑफ V के, ठीक है। ये बात आप उसमें से देख सकते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, W जीरो सब स्पेस के बराबर है, तो W के पास क्या होगा, W के पास क्या होगा कि सिर्फ जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब ये निकल रहा है कि आपका W जो है वो सिर्फ किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर है, जहाँ ये जीरो सब स्पेस है V का। यही जो है, ये जो मैंने बताया है, यही क्या है, जीरो सब स्पेस ऑफ V। तो W जब जीरो सब स्पेस ऑफ V के बराबर होता है तो जो W का एनिहिलेटर होता है वो किसके बराबर हो जाता है, V स्टार के बराबर हो जाता है, यानी डबल स्पेस ऑफ V के। तो W के पास सिर्फ एक एलिमेंट है, वो भी जीरो सब स्पेस है V का, ठीक है। तो W की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ से आप देखिए, अगर W जीरो V स्टार के बराबर है तो W की डायमेंशन, एनिहिलेटर ऑफ W अगर V स्टार के बराबर है तो एनिहिलेटर ऑफ W की डायमेंशन V स्टार की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। और हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि डायमेंशन ऑफ V स्टार डायमेंशन ऑफ V के बराबर होती है। ये मैंने अपनी सेकेंड अलजेब्रा का जो मैंने वीडियोस डालने शुरू की उसकी सेकेंड वीडियो में मैंने इसको बता दिया था। इसकी प्लेलिस्ट में अभी अब बना दूंगा, तो आप उस पर भी जाके अलजेब्रा की मैंने जितनी वीडियो अब तक डाल दी हूँ सब आप देख सकेंगे, ठीक है। तो एक मैंने आपको बता दिया कि W जीरो के इक्वल है, जीरो सब स्पेस के, तो डायमेंशन ऑफ W जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ आके जुड़ रही है। और ये देखिए, एनिहिलेटर ऑफ W V स्टार के बराबर है, तो डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ W डायमेंशन ऑफ V स्टार के बराबर होगी, और डायमेंशन ऑफ V स्टार डायमेंशन ऑफ V के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि फिर डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ W डायमेंशन V के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या बात समझी कि हमने ये बात समझी कि डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ W जो है वो डायमेंशन ऑफ V के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि इसमें जीरो जोड़ दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर मैं डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ W में जीरो जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात, जो बात यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वही बात यहाँ पे भी मानी जाएगी। अच्छा, जीरो किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ W की। तो यहाँ जीरो की जगह हम लोग डायमेंशन ऑफ W लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ W डायमेंशन ऑफ V के बराबर हो गया। तो एक तो हमने इस अपनी इस रिजल्ट को इस तरह से प्रूव कर दिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम क्या मानते हैं, अभी मैंने मान लिया था कि W जीरो सब स्पेस है V का। अब मैं मान ले रहा हूँ W जो है होल वेक्टर स्पेस V के बराबर है। तो जब W होल वेक्टर स्पेस V के बराबर होता है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था उसको कि W जब होल वेक्टर स्पेस V के बराबर होता है तो
एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू जो है वो एनहिलेटर ऑफ बी के बराबर होता है, ठीक है। अरे वो तो यही दिख रहा है कि डब्ल्यू अगर बी के बराबर है तो एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू एनहिलेटर ऑफ बी के बराबर होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उस समय हमारा एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू जीरो सब स्पेस ऑफ बी स्टार के बराबर हो जाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है जीरो सब स्पेस ऑफ, ये कहलाता है आपका जीरो सब स्पेस ऑफ बी स्टार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो जीरो होता है वो जीरो सब स्पेस होता है बी का, ये क्या है जीरो सब स्पेस ऑफ बी स्टार, ठीक है। डब्ल्यू बी के बराबर है तो डब्ल्यू की डायमेंशन बी की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी, और डब्ल्यू एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इसके बराबर है जीरो के, जीरो सब स्पेस के, है ना। तो डब्ल्यू एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो देखिए मैंने बता दिया एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन जीरो है और डब्ल्यू बी के बराबर है, तो डब्ल्यू की डायमेंशन बी की डायमेंशन के बराबर है। अच्छा, इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या गलत है? अगर मैं इस चीज को, ये जो चीज है हमारी ये, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया यूं, ठीक है। तो बस कुछ किया नहीं जाता, मैंने ये किया है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू को लिखा, इसमें जीरो जोड़ दिया। अरे जीरो आप किसी में भी जोड़ते हैं कोई फर्क तो पड़ता नहीं, वही चीज रहती है। और वो डायमेंशन ऑफ बी के बराबर है, तो जो चीज यहाँ लिखी समझ लीजिए वही चीज यहाँ पे भी लिखी, बस जीरो को जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जीरो किसके बराबर था? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एनहिलेटर की, तो उसकी जगह हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू। तो देखिए हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, जो चीज यहाँ हमको प्रूव करनी थी वो देखिए प्रूव हो गई यहाँ पर। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ एनहिलेटर ऑफ डब्ल्यू बराबर डायमेंशन ऑफ बी के, ठीक है। तो देखिए दो तरीकों से तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, पर इतने से काम नहीं चलता है, ठीक है। आपको प्रूव एक और तरीके से इसको करना पड़ता है, वो क्या है, अगली चीज ये है, ठीक है। देखिए सब जो मैं साइड में रिजल्ट लिख रहा हूँ ये सब एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो जो आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग में फेयर कंटेंट लिखा था, मेरे कुछ भी गोदने के पहले जो भी फेयर कंटेंट आपको दिखा था वही लिखना होता है, ठीक है। तो ये सब तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं तीसरा पार्ट अब यहाँ से शुरू होता है। एक ये हो गया, एक इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। अब एक तीसरा पार्ट, इसमें क्या करना है, मान लेते हैं कि W जो है, अभी देखिए हमने क्या लिखा था कि W, अब एक बार हमने माना था कि W जीरो सब स्पेस ऑफ B के बराबर है, तो हमने अपने रिजल्ट को प्रूव किया। फिर हमने माना W B के बराबर है, तो हमने अपने रिजल्ट को प्रूव किया। अब हम मान लेते हैं कि W B से छोटा है, ठीक है। तो हमने मान लिया W इज प्रॉपर सब स्पेस ऑफ B। प्रॉपर सब स्पेस, देखिए दो तरह के सब स्पेस होते हैं, एक होता है प्रॉपर सब स्पेस और एक होता है इम्प्रॉपर सब स्पेस, ठीक है। वो तो हम आपको वेक्टर स्पेस में बताएंगे। तो प्रॉपर सब स्पेस क्या होता है, बस अभी इतना समझ लीजिए। जब हमारा जो W है उसमें कुछ मतलब B में कुछ एलिमेंट्स W से ज़्यादा हों, ठीक है। आप समझ लीजिए कि W से थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स अगर B के पास होंगे तो V बड़ा हो जाएगा, W छोटा हो जाएगा। उस केस में आपका W जो है वो V का प्रॉपर सब स्पेस कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि W के पास V से W के पास V से कुछ एलिमेंट्स कम है। पहली बार W सब स्पेस हो V का, पर W के पास V के मुकाबले कुछ एलिमेंट्स कम हो तो वो प्रॉपर सब स्पेस कहलाएगा V का। तो वो हमने सपोज कर लिया, मान लिया है, ठीक है। तो अगर V की डायमेंशन है n और W की डायमेंशन हमने मान ली m, मानी है, देखिए z लिखा है, ठीक है। तो मान लिया कि W की डायमेंशन है m और V की डायमेंशन है n। तो सीधी बात है कि n जो है वो m से बड़ा होगा, क्योंकि V के पास कुछ एलिमेंट्स W के मुकाबले ज़्यादा हैं, तो V की जो डायमेंशन है वो W की डायमेंशन से ज़्यादा होगी। और दोनों की डायमेंशन जीरो से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायमेंशन पॉजिटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायमेंशन का क्या मतलब होता है? किसी वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो क्या बताती है कि उस वेक्टर स्पेस की बेसिस में उतने एलिमेंट्स हैं। तो V की डायमेंशन n है तो इसकी बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे, और W की डायमेंशन m है तो इसकी बेसिस में m एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए एक बेसिस हमने यहाँ पे बनाई है B1, तो B1 में कितने एलिमेंट्स बने लिए, अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक। तो W की में m, W की डायमेंशन m थी, और B1 बेसिस में अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक m एलिमेंट्स हैं हमारे पास, m वेक्टर्स हैं। तो ये किसकी बेसिस है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि B1 जो है वो W की बेसिस है, क्योंकि W में की डायमेंशन m थी और B1 में m एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये W की बेसिस है। अच्छा, बेसिस क्या होती है, किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है, उस वेक्टर स्पेस का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है, ठीक है।
ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपका बेसिस होती है, ठीक है, तो बेसिस क्या होती है, बेसिस क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है, ठीक है। तो देखिए B1 जो है, ध्यान समझिएगा, ये जो हमने यहाँ पे B1 लिख रखा है, B1 क्या है, B1 बेसिस है W की, B1 क्या है, बेसिस ऑफ W। और बेसिस क्या होती है, बेसिस दो चीज होती है, बेसिस दो चीज होती है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा ये W का, और दूसरी चीज ये क्या हो जाएगी, दूसरी चीज V स्पैन करती है W को, ठीक है, ये दो चीज होती है। अच्छा W क्या है, W प्रॉपर सब स्पेस है V का, ठीक है। तो अगर V1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W का और W सब स्पेस है V का, तो V1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा V का भी, ठीक है। अरे कहने मतलब ये है कि आपका जो ये इसको ऐसे समझिए कि ये आपका वेक्टर स्पेस है V, V के अंदर है कहीं W, V के अंदर है कहीं W, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ इसको, चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि V जो है हमारा, V जो है हमारा वो वेक्टर स्पेस है, V का सबसेट है W, V का सबसेट कौन है, सब स्पेस में W, और W के अंदर ये बेसिस आ जाएगी इसकी B1, ठीक है, B1 इसके अंदर आ रहा है, तो ये V है, V का सब स्पेस है W, और W का सब स्पेस है B1, तो फिर B1 आपका V का भी तो सबसेट हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं क्या कह रहा हूँ कि W जो है वो आपका एक तरह से सब स्पेस है V का, ठीक है, और B1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, B1 जो है आपका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W का, और W V का सब स्पेस है, तो B1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट V का भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि B1 बेसिस है W की, सिंस B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। यहाँ डायरेक्ट मैंने लिखा है, पर वो कारण आपको मैंने बता दिया कि W V का सब स्पेस है, B1 बेसिस है W की, और B1 जो है W की बेसिस है, तो B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट भी है W का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बेसिस। तो B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W का, W सब स्पेस है V का, तो B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा V का। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। वेक्टर स्पेस में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, एक होता है एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम ये कहता है कि अगर B1 जो है वो V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो B1 में हम कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर दें तो ये V की बेसिस भी बन सकती है, ठीक है। तो देखिए B1 में अल्फा 1 से अल्फा m तक एलिमेंट्स थे, तो अल्फा 1 से अल्फा m तक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे वेक्टर्स हैं। इसमें हमें देखिए जितनी जितनी V की बेसिस है, जितनी V की डायमेंशन है, उतने एलिमेंट्स तक बढ़ा दीजिए। तो V की डायमेंशन है n, V की कितनी डायमेंशन है n, तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, n एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि B की जो बेस B V जो है हमारा वेक्टर स्पेस V, उसकी जो बेसिस है, उसकी बेसिस उसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन कितनी है V की, n है, ठीक है। तो हम क्या करें, जो हमारा ये B1 था, B1 में m तक वेक्टर्स थे, इसमें वेक्टर्स को बढ़ाकर n तक ले जाएं। तो इसमें देखिए m के बाद क्या आता है, अल्फा m प्लस वन, अल्फा m के बाद जो एलिमेंट आएगा उसमें हम m में एक जोड़ेंगे ना, m में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो अगला एलिमेंट अल्फा m प्लस वन होगा, यहाँ से बढ़ा के हम अल्फा m तक ले जाएं, ठीक है। तो अब ये जो नया सेट बना, ये जो नया सेट बना, इसको हमने B से दिखाया, ये B की क्या होगी, बेसिस होगी। और इसको हमने किस बिहाफ पर किया, उस थ्योरम का मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप चाहें तो वेक्टर स्पेस में उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं जब वेक्टर स्पेस पढ़ूंगा तो उसको उस थ्योरम को आपको पढ़ा भी दूंगा। उस थ्योरम का नाम होता है एक्सटेंशन थ्योरम, ये आपको वेक्टर स्पेस में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो B की बेसिस होती है, ठीक है, वो हमारे पास मतलब चलिए सर B जो है वो B की बेसिस हो गई एक्सटेंशन थ्योरम की मदद से, वो हमने आपको समझा दिया। कहाँ तक बढ़ा के ले जाना है एलिमेंट्स को, जितनी n B की डायमेंशन यानी n तक, ठीक है। अब एक नई बेसिस हम बना रहे हैं B स्टार,
बी स्टार में एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये सब लीनियर फंक्शनल्स होंगे। क्या होंगे, लीनियर फंक्शनल। कितने हैं, जितने जितने देखिए बी में एलिमेंट्स हैं एन तक है, उतने ही बिल्कुल उसी नकल में हम एफ बी स्टार में फंक्शनल्स पढ़ेंगे। यहाँ अल्फा वन है तो बी स्टार में पहला फंक्शनल एफ वन, ऐसे ही चलते हुए यहाँ अल्फा एम तक गया था तो बी स्टार में अपने फंक्शनल को एफ एम तक ले जाएंगे। फिर अल्फा एम प्लस वन था तो बी स्टार में हमारा उस करस्पॉन्डिंग फंक्शनल एफ एम प्लस वन। ऐसे ही हमारा बी जो है अल्फा एन तक गया था तो बी स्टार में फंक्शनल एफ एन तक जाएंगे। अभी जो बी स्टार हमको मिलती है ये बी की क्या कहलाती है, डुअल बेसिस कहलाती है। देखिए जो मैं अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें आप देख लीजिएगा जाकर, मैंने एक वीडियो डाली है जिसका नाम है जिसका टाइटल आपको मिल जाएगा टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डुअल बेसिस। ठीक है, उस टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डुअल बेसिस, ये क्वेश्चन, ये टाइटल है वीडियो का। उसमें जब आप जाएंगे तो ये जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ये एज थ्योरम मैंने वहाँ पर बताई है। ठीक है, कि बी स्टार जो है वो डुअल बेसिस कहलाती है बी की। ठीक है, बी स्टार बेसिस होती है, ध्यान सुनिएगा, बी स्टार जो है वो बी स्टार की बेसिस होती है, पर बी स्टार जो है बी की डुअल बेसिस कहलाती है। ठीक है, तो बी स्टार जो है बी स्टार वो डुअल बेसिस कहलाती है बी की, और बी स्टार की क्या कहलाती है, सिर्फ बेसिस। ठीक है, और इस प्रकार कि एफ आई ऑफ अल्फा जे क्या बन जाता है, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है। ये जो मैंने लिखा है इस बात को, ये एक एज थ्योरम लिखा है। ठीक है, तो इसके मतलब देखिए क्योंकि ये क्या है, सब लीनियर फंक्शनल्स हैं, और लीनियर फंक्शनल्स इस पे बी स्टार के जो एलिमेंट्स हैं वो बी पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बी स्टार के एलिमेंट्स क्या करते हैं, बी पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बाकी देखिए थोड़ा पिछली वीडियोस को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करके हमको बताइएगा, तो हम उसमें आपको जवाब दे देंगे। आगे देखिए, यहाँ पर हम एक दावा ठोक रहे हैं। क्या दावा ठोक रहे हैं, हमने क्लेम किया है। क्लेम क्या किया है कि ये जो एफ एम प्लस वन से लेके एफ एम तक का जो सेट है इसको हमने एस से बता दिया है, और हम कह रहे हैं कि ये एलिमिनेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस है। ठीक है, ये हम दावा ठोक रहे हैं अभी। इसको बिल्कुल फैक्ट ना मान लीजिएगा, ये हमने दावा ठोक दिया है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। क्लेम का मतलब होता है दावा ठोकना, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम प्रूव करेंगे जो ये लिखी हुई है। कैसे करेंगे समझिए। एस में क्या एलिमेंट्स है, एफ एम प्लस वन से लेके एफ एम तक, और बी स्टार में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स थे, एफ वन से लेके एफ एन तक। तो बी स्टार बड़ा है और एस आपका छोटा है, तो एस कंटेन हो रहा है ना बी स्टार में, इसको बोलते हैं कंटेन। ठीक है, या सबसेट। तो एस क्या हो रहा है, बी स्टार में कंटेन हो रहा है, क्योंकि एस में एलिमेंट्स बी स्टार के से कम है। एस में एलिमेंट्स बस यहाँ से लेके यहाँ तक के हैं। ठीक है, तो एस क्या है, अच्छा बी स्टार क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस है ना। बी स्टार क्या है, बेसिस है, और बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होता है। ठीक है, तो बी स्टार इज बेसिस ऑफ बी स्टार, देयरफॉर बी बेसिस की डेफिनेशन से हम ये भी बोल सकते हैं कि बी स्टार जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है। ठीक है, अब बी स्टार का सबसेट है एस, तो एस भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बी स्टार अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एस कंटेन हो रहा है बी स्टार में, तो एस भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए मैंने लिखा है देयरफॉर एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज़ बी स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगली चीज क्या है, एस हमको मिल चुका है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमको देखिए प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है कि एस जो है इट इज बेसिस फॉर एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू। हमको प्रूव ये करना है कि एस क्या है, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस। तो बेसिस प्रूव करने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए। क्या दो चीज होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको प्रूव क्या करना है कि एस इज बेसिस फॉर एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू। तो पहली चीज तो आप ये दिखा ले जाए कि एस जो है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक तो ये चीज दिखा ले जाए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दिखा ले जाए, दूसरी चीज ये दिखा ले जाए कि एस जो है वो एस जो है वो क्या करता है, एस जो है वो स्पैन करता है किसको, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू को। अगर ये दो चीज हो जाती है तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, एस इज बेसिस फॉर एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू।
ठीक है, तो ये दो चीज हमको प्रूव करनी है। इनमें एक चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं क्या, कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बस ये प्रूव करना रह गया कि एस स्पैन्स एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, सो एस विल बी बेसिस फॉर एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू इफ एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ बी स्पैन्ड बाय एस। मतलब क्या है कि एस जो है वो एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस कब होगा। देखिए एक चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, ये बता लेते हैं कि एस डब्ल्यू एनिलेटर को स्पैन करता है, या ये बोल लीजिए आप कि डब्ल्यू एनिलेटर इज स्पैन्ड बाय एस। ठीक है, वो तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, एक्टिव पैसिव वॉइस। वही वाली बात है यहाँ पर कि अगर एक्टिव में बोले सेंटेंस को तो हम बोलेंगे एस स्पैन्स एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू, और पैसिव में बोले तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यू एनिलेटर इज स्पैन्ड बाय एस। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो हम बस दिखा, अच्छा इसी लाइन को थोड़ा मैथमेटिकली दिखाया जाता है एल एस से। मतलब कि डब्ल्यू एनिलेटर इज सब स्पेस ऑफ बी स्पैन्ड बाय एस। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे का हम आपको बताते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, इधर वाला रब कर दिया है। ठीक है, इसके आगे का मैं इधर आपको बता रहा हूँ। तो अब हम देखिए हमको दिखाना है कि एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू एल एस के बराबर है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होता है, आपने शायद छोटी क्लासों में पढ़ा हो कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, 11 12 में पढ़ा होगा, तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ये दो सेट्स हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। इनको अगर हमको इक्वल दिखाना है तो ये कैसे दिखाया जाता है, पहला पार्ट होता है कि आप दिखा दीजिए ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा पार्ट होता है कि आप दिखाते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी दिखा ले जाए आप, और दिखा ले जाए बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए बराबर बी हो जाता है। ठीक है, कि मतलब ए भी कंटेन हो रहा है बी में, और बी भी कंटेन हो रहा है ए में, तो इसका मतलब ए और बी दोनों सेट्स आपस में क्या है, बराबर है। तो वही चीज अगर हमको दिखाना है एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू एल एस के बराबर है, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम इस तरह से दिखाएंगे कि पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू कंटेन होता है एल एस में। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हम दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एनिलेट हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू का एक एलिमेंट लेंगे, और उसको लास्ट में दिखा देंगे कि वो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे आपको दिखाना है कि ए कंटेन हो रहा है बी में, तो आप क्या करिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करिए, आप ले लीजिए एक्स बिलोंग ए, और फाइनली क्या दिखा देते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। तो इसका मतलब हो जाता है आप शुरू में लेके ये चलें कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, और दिखा ले जाए कि एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए कंटेन हो जाता है बी में। वैसे ही ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं कि हमने क्या किया, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू में क्या आते हैं, फंक्शनल्स आते हैं। इसके लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो जो एनिलेटर्स पर है उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू का एक हमने एलिमेंट ले लिया एफ। ठीक है, अच्छा एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, वो सब स्पेस होता है वी स्टार का, डुअल स्पेस ऑफ वी का। ठीक है, तो ये जो है हमारा एफ, अगर ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू का जो एलिमेंट होता है वो एक फंक्शनल होता है, लीनियर फंक्शनल, और वो बिलोंग करता है किसको, बी स्टार को। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, बी स्टार का सब स्पेस होता है, तो जो इसमें बिलोंग करेगा वही एफ इसमें भी बिलोंग कर जाएगा बी स्टार में। सो डेट, तो अब हमने क्या किया, बी स्टार की बेसिस क्या थी, बी स्टार की बेसिस देखिए ये है F1 F2 अप टू Fn। ठीक है, तो हमने ये पढ़ रखा है कि बी क्या नाम है, अगर आप बी स्टार में किसी एलिमेंट को लेते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बी स्टार की बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो F बिलोंग कर रहा है बी स्टार को, तो F को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इन F, ये जितने भी F1 F2 F3 अप टू Fn है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए आई हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेके n तक, तो ये F1 बनेगा, F2 बनेगा, F3 बनेगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में Fn तक। और ये सब xi क्या है, ये सब xi जो है ये सब स्केलर्स हैं। xi क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप थोड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप मेरी शुरू से पिछली वीडियोस को देखिए, जितनी मैंने अलजेब्रा पे डाली आपको लीनियर कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम नहीं है तो मैं इसको बताता, तो आप पिछली वीडियोस देखिए उसके लिए। तो एफ जो है सिग्मा आई बराबर 1 से एक्स आई एफ आई लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एफ बिलोंग कर रहा है एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू को। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो एनिलेटर पर मैंने बनाई है उसमें बताया है कि अगर कोई
फंक्शनल एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू में बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो डब्ल्यू के सभी वेक्टर्स को क्या कराएगा, जीरो पर मैप करा देगा। तो एफ बिलोंग कर रहा है एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू को, ठीक है, तो एफ ऑपरेट किस पर करेगा, अल्फा पर, जो कि डब्ल्यू को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनको किस पर मैप करा देता है, जीरो पर, ठीक। अब ये बात हो गई। अगली बात समझिए, अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू को, तो और डब्ल्यू की बेसिस क्या है, ये V1, ठीक है, तो अल्फा डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा जो है हमारा, ठीक है, वो क्या क्या मतलब वैल्यूज ले सकता है, तो वो वैल्यूज ले सकता है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टू अल्फा m तक, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, अल्फा की जगह अल्फा j ले लिया, क्योंकि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू में, अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक, तो डब्ल्यू का ही तो ये वेक्टर था, तो डब्ल्यू अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, जितनी डब्ल्यू की बेसिस में एलिमेंट्स हैं, यानी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा m, इतनी वैल्यूज को ले सकता है, इसलिए हमने और एक मतलब जनरल लिख दिया है अल्फा j, जहाँ j की वैल्यू 1 से लेकर m तक जाएगी, ठीक है। अब हमारे f की जो वैल्यू है वो क्या है, तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ f की जगह ये लिख दिया, सिग्मा i बराबर 1 से n xi fi, तो f की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा i बराबर 1 से n xi fi, ये लिख दिया, और बगल में अल्फा j लिखा बराबर 0, ठीक है। तो इस अल्फा की जगह पहले हमने अल्फा j रखा, बाकी देखिए कोई चेंज नहीं, फिर f लिखा है यहाँ 0 लिखा है, फिर f की जगह ये लिख दिया, सिग्मा i बराबर 1 से n xi fi, देखिए बगल में अल्फा j है, उधर 0 है, लिख भी दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जितने FIs थे, ये जितने हमारे FI थे, सब क्या थे, बी स्टार के एलिमेंट्स थे ना, बी स्टार में क्या होते हैं, लीनियर फंक्शनल्स, लीनियर फंक्शनल्स क्या करते हैं कि वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये अच्छा लीनियर फंक्शनल क्या करते हैं, लीनियर फंक्शनल जो है ये किसके लीनियर फंक्शनल है, सब बी के लीनियर फंक्शनल्स हैं, किसके, वेक्टर स्पेस बी के लीनियर फंक्शनल्स हैं। तो ये या आप ये कह लीजिए कि बी स्टार में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब बेसिस बी के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर फंक्शनल हैं, तो उन पर ऑपरेट कर जाएंगे, तो एफ आई जो है वो किस पर ऑपरेट कर जाएगा, अल्फा जे पर। और ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए भी आपको समझ में आ जाएगा, जब मैंने ये वाली लिखी है कि जब एफ आई अल्फा जे पर ऑपरेट करता है तो क्या बन जाता है, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एफ आई अल्फा जे बना था, देखिए सिग्मा i बराबर 1 से इधर लिखा है, ये एक्स आई लिखा है, एफ आई अल्फा जे पर ऑपरेट कर रहा है, और एफ आई ऑफ अल्फा जे क्या बनता है, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, तो एफ आई ऑफ अल्फा जे की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। इसको चलिए मैं साइड में आपके लिए लिख भी देता हूँ, या साइड में आपके लिए लिख भी देता हूँ कि सिंस एफ आई ऑफ अल्फा जे क्या होता है, वो होता है क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, ठीक है, वो बन गया। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप मेरी ये वीडियो पहली वीडियो देख रहे हैं, आप आपके लिए मेरी ये पहली वीडियो है, तो कृपया करके पहले आप पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्रॉनिकल डेल्टा आई जे में क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू 1 कब होती है, तो ये मैंने अपने पुराने पार्ट्स में बता रखा है, एक बार आपको ना पता हो तो बता देता हूँ। क्रॉनिकल डेल्टा आई जे जो होता है, ठीक है, इसकी दो वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब हमारा आई जो है वो जे के बराबर होता है, और क्रॉनिकल डेल्टा आई जे 0 कब होता है, जब आई जो है वो जे के बराबर नहीं होता है। तो हमने देखिए क्या किया, यहाँ आई की जगह जे कर दें, यहाँ क्या करें, आई की जगह जे कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जे जे, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा जे जे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा ये लिखा हुआ है ऐसे, हमारा लिखा हुआ है एक्स आई डेल्टा आई जे, क्या करिए आई को जे के बराबर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स जे डेल्टा जे जे, ठीक है, और डेल्टा जे जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब आई जे के बराबर है तो ये 1 हो जाता है, तो डेल्टा जे जे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, और आपको कुल मिलाकर क्या मिलेगा, एक्स जे मिलेगा, आपको कुल मिलाकर क्या मिलेगा, एक्स जे मिलेगा, ठीक है। तभी देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ एक्स जे, और वो 0 के बराबर हो जाएगा, फॉर ईच जे इक्वल्स टू 1 to m। तो देखिए ये चीज हमने ये इतना करा है, ठीक है। अब मैं देखिए इसको रब कर दे रहा हूँ, और बाकी बातें अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए मैंने इधर का मिटार के इस तरफ का मिटार कर लिखा है,
तो उसमें देखिए हमने क्या किया, हमने कहा xj 0 है 1 से m तक, ठीक है, xj 0 है हमारा 1 से m तक। अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे वो कहाँ से कहाँ तक गए थे, तो उसके बारे में आपको मैं इधर बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी वो कुछ इस तरह से थी कि f बराबर, पहले क्या होगा x1 f1, पहले क्या बनेगा x1 f1, फिर ये ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा कहाँ तक xm fm तक, फिर इसके बाद आएगा xm प्लस 1 fm प्लस 1, ठीक है, फिर यही आगे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, यही आगे बढ़ते हुए जाएगा xn fn तक, कहाँ तक जाएगा xn fn तक। तो देखिए हमने बोल दिया है कि 1 से लेके m तक जितने भी x हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो ये जितने भी x है यहाँ से यहाँ तक x1 से लेके xm तक, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ जितने भी स्केलर्स लग रहे हैं x1 x2 x3 x4 अप टू xm सब 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो f है वो किसके बराबर रह जाएगा, f अगर इतना पूरा 0 हो गया तो इतनी चीज को हम हटा देते हैं, इतना अगर हमारा 0 हो गया हिस्सा तो इतने को हम रफ कर देते हैं, इतना हमारा गया, ठीक है, इतना हमारा हिस्सा चला गया है। तो हमारा f किसके बराबर हो गया, हमारा f बराबर हो गया xm प्लस 1 fm प्लस 1 से लेके xn fn तक। तो वही बात देखिए हमने यहाँ पे लिखी है कि f जो हमारा वो xm प्लस 1 fm प्लस 1 से लेके xn fn तक के बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये बात हो सकता है आपके समझ में आ गई हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि हमारा f जो है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ये देखिए सारे ये सब तो स्केलर्स हैं, xm प्लस 1 या xn, ये सब स्केलर्स हैं। पहले जो fm प्लस 1 से लेके fn तक एलिमेंट्स हैं, ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे s के एलिमेंट्स हैं। आप थोड़ा वीडियो में पीछे जाइएगा तो यहीं पे मैंने लिखा था s इस तरह से कुछ था, s के एलिमेंट्स जो थे वो ऐसे थे, fm प्लस 1 से लेकर कहाँ तक गए थे, fn तक गए थे, ठीक है। तो इन s के एलिमेंट्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये s के एलिमेंट्स ये आ रहे हैं और ये सब स्केलर्स से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है, तो ये हमारा लीनियर f हमारा जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स ऑफ s का। तो इसका मतलब f जो है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है s के सब स्पेस स्पैन्ड बाय s को बिलोंग कर रहा है। ls क्या होता है, ls इज द सब स्पेस ऑफ v, वेक्टर स्पेस v, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस v स्पैन्ड बाय s, उसको बिलोंग कर रहा है हमारा f, ठीक है। तो देखिए हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, हमने शुरुआत यहाँ से करी थी कि हमारा f जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा f जो है वो बिलोंग कर रहा था एनहिलेटर ऑफ w को, और अब हमारा f किसको बिलोंग कर रहा है, ls को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर a और b दो सेट्स हैं, x अगर a को बिलोंग करता है, बाद में हमारा x जो है वो b को बिलोंग कर जाता है, तो सेट थ्योरी के अनुसार एक फिर कंटेन हो जाता है b में। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए, f बिलोंग कर रहा था एनहिलेटर ऑफ w को, अब f बिलोंग कर रहा है ls को, तो इसका मतलब एनहिलेटर ऑफ w कंटेन हो रहा है ls में, ठीक है। अब देखिए हमको प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव ये करना है कि एनहिलेटर ऑफ w जो है, एनहिलेटर ऑफ w जो है वो ls के बराबर है। तो इसके लिए एक आधा हिस्सा हमने कर लिया है, आधा क्या है कि अब हम ये प्रूव करेंगे कि ls कंटेन हो रहा है एनहिलेटर ऑफ w में। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए देखिए हम ये करने वाले हैं कि हमने ls का एक एलिमेंट लेना है g हमने इसका एक एलिमेंट लिया ls का, फाइनली बाद में प्रूव करके दिखाएंगे कि g बिलोंग करेगा एनहिलेटर ऑफ w में, ठीक है। तो देखिए हमने शुरुआत कहाँ से करी कि g बिलोंग कर रहा है ls को, g अगर ls को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी देखिए f बिलोंग कर रहा था ls को, तो f क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन था एलिमेंट्स ऑफ s का। वैसे अब g अगर बिलोंग कर रहा है ls को, तो g क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s, और एलिमेंट्स ऑफ s क्या है, fn प्लस 1 fn प्लस 2 अप टू fn। तो g को हम कैसे लिख सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो g बराबर हमने लिख दिया, पहली बात तो ये ft किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए k का इंडेक्स m प्लस 1 से n तक जा रहा है, तो ये हमारे जो ft है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, fm प्लस 1 से लेके fn तक। साथ में कुछ स्केलर्स लगाने पड़ते हैं, जैसे यहाँ x लगा रहे थे, यहाँ पे y लगा दे रहे हैं, तो y के, ठीक है, इतना हो सकता है आपके समझ में आ गया। उसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। w में एक वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, w में हम एक वेक्टर ले रहे हैं अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या कैसे लिखा जा सकता है, w की बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। थोड़ी देर पहले भी यहीं पर मैंने अब तो उसको रफ कर दिया है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि w की बेसिस क्या थी।
आप वीडियो में पीछे जाकर उसको देख सकते हैं। W की बेसिस थी B1 जिसमें एलिमेंट्स ये लिखे हुए थे अल्फा 1 से लेकर अल्फा m तक। ये क्या थी? ये थी बेसिस ऑफ W। ये क्या है? बेसिस ऑफ W। तो अगर ये बेसिस है W की अगर ये बेसिस है तो हम W का अगर कोई वेक्टर लेते हैं तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? उसको लिखा जा सकता है इन द इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फाज। ठीक है, बेसिस के एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? अल्फा बराबर लिख देंगे क्या? सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखिए हमारा जो अल्फा की वैल्यूज है वो 1 से लेके m तक जा रही है, तो j का इंडेक्स 1 से लेकर कहाँ तक लगेगा? m तक। और ये स्केलर्स लगाने पड़ेंगे। देखिए जब जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो स्केलर्स लगाने पड़ते हैं, तो cj हो जाएगा और यहाँ पे ये अल्फा j कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से m तक। तो हमने अपने w के वेक्टर को w की बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिख दिया। तो इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके आगे का देखिए मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर अभी आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ आगे का। तो देखिए इसके आगे का मैंने इधर लिख दिया है। इसमें देखिए क्या लिखा था, अब हम निकालने जा रहे हैं जी अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू ये रखी जाएगी सिग्मा j बराबर 1 से m cj अल्फा j लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देखिए जी हमारा लीनियर फंक्शनल है तो वो सीधा अल्फा j पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, लीनियर फंक्शनल है ना, तो वो क्या करेगा? वो हमारे वेक्टर पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो देखिए और जी हमारा किसका था? हाँ ठीक है, तो जी हमारा सीधा अल्फा जे पर ऑपरेट करेगा, तो ये चीज बन जाएगी। देखिए सिग्मा जे बराबर 1 से बाहर आ गया, सी जे बाहर आ गया, जी सीधा अल्फा जे पर ऑपरेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? जी की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ जी की वैल्यू हमने ये लिखी थी, उसको यहाँ जी की जगह रखा जाएगा। तो सिग्मा जे बराबर 1 से m सी जे, जी की वैल्यू रखिए सिग्मा जी की वैल्यू क्या है? सिग्मा के बराबर m प्लस 1 से n, सिग्मा के बराबर m प्लस 1 से n y के f के, वो रख दिया अल्फा जे अपनी जगह पहले। ये हमने कहाँ से किया? इक्वेशन नंबर 2 से। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम कि सिग्मा j बराबर 1 से m लिखा है, ये देखिए cj लिखा है, सिग्मा k बराबर m प्लस 1 से n ये भी लिखा है, y के लिखा है, और f के अल्फा j बना देंगे। ठीक है, क्या कर रहा है? बस f के अल्फा j पर ऑपरेट कर रहे हैं। f के अल्फा j पर ऑपरेट करके डेल्टा kj बना देगा। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको। तो f के अल्फा j क्या बना देगा? क्रॉनिकल डेल्टा kj। ये हमने अभी पीछे आपको बताया था। अब देखिए डेल्टा kj जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए डेल्टा kj आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जो है इतना ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा kj 0 कब होगा? इफ k नॉट इक्वल्स टू j। ठीक है, और k देखिए j के बराबर हो नहीं रहा, क्योंकि j आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है? j की वैल्यू 1 से m तक है, और k की वैल्यू उसके आगे से है m प्लस 1 से n तक। तो j और k की वैल्यूज मैच नहीं कर रही कहीं पर भी। j आपका 1 से m तक जा रहा है। ठीक है, जे वाला इंडेक्स जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से m तक जा रहा है, और k हमारा m प्लस 1 से n तक जा रहा है। तो j और k की कहीं पर भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो इसी वजह से हमारा क्रॉनिकल डेल्टा kj क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 हुआ, देखिए हमारा क्रॉनिकल डेल्टा kj जो है ये 0 हो जाएगा, और ये जहाँ 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और फिर ये 0 इस पूरे टर्म को 0 कर दे, कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हल्का सा रह गया है, वो मैं आपको इधर की तरफ राइट हैंड साइड पर करके समझाता हूँ। तो देखिए इसके आगे का मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि देखिए जी अल्फा हमारा किसके इक्वल आ गया था? 0 के। ठीक है, जहाँ अल्फा किसको बिलोंग कर रहा था? W को। तो 10 जी अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग W। ठीक है, अब अगर जी हमारा मतलब अल्फा W का है एलिमेंट। ठीक है, तो W के सभी वेक्टर्स को हमारा जी जो है वो 0 पर मैप कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पिछली एनिमेटर वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई लीनियर फंक्शनल W के सभी वेक्टर्स को 0 पे मैप करता है, तो वो किसको बिलोंग करता है? W के एनिहिलेटर को। तो जी हमारा एनिहिलेटर और W को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अगली चीज, जी अगर एनिहिलेटर ऑफ W को बिलोंग कर गया है, ठीक है, तो अभी देखिए मैंने अभी तो फिलहाल मिटा दिया है। शुरुआत हमने क्या करी थी आप देखिएगा, जब मैंने इधर वाला कंटेंट लिख रखा था तो उसमें मैंने लिखा था कि जी हमारा LS को बिलोंग कर रहा था, और अब हमारा जी किसको बिलोंग कर रहा है? एनिहिलेटर ऑफ W को। तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर आपका
बी वाला सेट का कोई आपने एलिमेंट लिया और वो बिलोंग कर गया किसको, वो बिलोंग कर गया ए वाले सेट को, ठीक है, तो आपका बी कंटेन हो जाएगा ए में। तो वही चीज यहाँ पर हुई है कि जी हमारा एलएस का एलिमेंट था और अब जी किसको बिलोंग कर रहा है, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू को, तो एलएस जो है हमारा वो किसमें कंटेन हो जाएगा, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू में। तो अब देखिए थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान दिया हो, आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं, मैंने पहले क्या प्रूव किया, मैंने पहले प्रूव किया कि हमारा जो एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू है वो कंटेन हो रहा है एलएस में, और अब मैंने दूसरे नंबर पर क्या प्रूव कर दिया कि हमारा एलएस जो है वो कंटेन हो रहा है एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू में, ठीक है। तो बाय सेट थ्योरी अगर ये इसमें कंटेन हो रहा है और ये इसमें कंटेन हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे में कंटेन हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू जो है वो एलएस के बराबर है। अच्छा, दूसरी चीज एस क्या है, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस। ये तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि एस क्या है, डब्ल्यू की बेसिस, ठीक है। तो देखिए ये जब ये चीज की है तभी ये चीज हुई है, लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एस है, हमने बताया था आपको शुरुआत में कि एस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो है ही डब्ल्यू का। दूसरी चीज ये चीज हमने पहले बता दी थी आपको, दूसरी चीज प्रूव करनी थी कि एस स्पैन करता है डब्ल्यू को, एस स्पैन करता है डब्ल्यू एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू को। तो ये चीज प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ रहा था, ये चीज प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ रहा था कि एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू जो है वो एलएस के बराबर है, मतलब एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू इज द सब स्पेस ऑफ बी स्पैन्ड बाय एस। तो वो देखिए अब हमने कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और एस एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू को स्पैन भी करता है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब एस क्या है, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एस क्या है, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन ऑफ एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू क्या होगी, तो एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन वही होगी जितने इसकी बेसिस में एलिमेंट्स हैं। डायमेंशन ऑफ एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू क्या होगी, जितनी इसकी बेसिस में एलिमेंट है, तो इसकी बेसिस है एस, और एस में कितने एलिमेंट्स थे, एस जो है हमारा, एस में एलिमेंट्स थे अल्फा एफ, अल्फा क्या सॉरी एफ से थे, एफ एम प्लस वन से लेकर इसमें एलिमेंट्स थे एफ एन तक, कितने थे, एफ एम प्लस वन से लेके एफ एन तक, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बी में कितने एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो बी में थे एन एलिमेंट्स, ठीक है, और डब्ल्यू में कितने एलिमेंट्स हैं। वैसे देखिए अगर आपने मेरी एनिलेटर वाली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एनिलेटर ऑफ जो एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू होता है उसकी डायमेंशन n माइनस m होती है, ठीक है। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने समझा कि मैंने क्या बताया कि डब्ल्यू एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होगी, जितनी उसकी बेसिस में एलिमेंट्स हैं। तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, इसकी बेसिस में एलिमेंट्स हैं m प्लस वन से लेके n तक, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, m प्लस वन से लेके n तक। जरा आप दिमाग लगाइए, अगर m प्लस वन से लेकर n तक एलिमेंट है तो कुल मिला के एलिमेंट हैं कितने, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें m प्लस वन से लेके n तक एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपके पास n एलिमेंट्स हैं, जैसे n एलिमेंट्स कब बनेंगे, जब आप वन से लेकर कहाँ तक जाएंगे, वन से लेकर जाएंगे आप, वन से लेकर आप बढ़े तो कहीं m आएगा, वन से लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं m आएगा, उसके बाद m प्लस वन आएगा, फिर फाइनली कहीं n आएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपको m प्लस वन से लेके n तक एलिमेंट्स कब मिलेंगे, जब आप n एलिमेंट्स में से इन m एलिमेंट्स को क्या करते हैं, माइनस कर दें। मैं क्या कह रहा हूँ कि एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होगी, जितनी उसकी बेसिस s में एलिमेंट्स होंगे। तो एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस है s, उसमें m प्लस वन से लेके n तक एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करने का तरीका ये कि वन से लेकर पहले m एलिमेंट्स थे हमारे पास, फिर m प्लस वन आए, फिर n तक हम गए, तो कुल मिला के कितने एलिमेंट्स थे शुरुआत में हमारे पास, ये हमारे एलिमेंट्स थे उसमें, ये हमारे एलिमेंट्स थे बी स्टार में, ठीक है, जो हमारी बी स्टार वाली बेसिस थी, बी स्टार वाली बेसिस में हमारे पास एलिमेंट्स f1 से लेकर कहाँ तक गए थे, f1 से लेकर fm तक हम आए थे, फिर fm प्लस वन आया था, फिर फाइनली हम लोग fn तक गए थे, कहाँ तक गए थे, fn तक गए थे, ठीक है। तो इन n एलिमेंट्स में से, ये n एलिमेंट्स में से अगर मैं m एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझको m प्लस वन से लेके n तक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो वही हम यहाँ
डायमेंशन ऑफ एनिलेटर ऑफ W निकालने के लिए क्या करें, टोटल n एलिमेंट्स में से इन m एलिमेंट्स को मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दूंगा। तो मुझको कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे, अगर मैं टोटल n एलिमेंट्स में से n m एलिमेंट्स को हटा दूं तो मुझको देखिए m+1 से लेके n तक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गई हमारी एनिलेटर ऑफ W की डायमेंशन। अच्छा, n किसकी डायमेंशन थी, बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में आप चले जाइएगा तो मैंने बताया था n थी हमारे b की डायमेंशन, वेक्टर स्पेस की। और मैंने ये भी बताया था कि m हमारी किसकी डायमेंशन थी, W की। तो एनिलेटर ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, तो टाइम यहाँ पर कहीं बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको मिल गया डायमेंशन ऑफ W एनिलेटर, डायमेंशन B प्लस डायमेंशन W। डायमेंशन W को आप इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, तो डायमेंशन W प्लस डायमेंशन एनिलेटर ऑफ W डायमेंशन B के बराबर, यही हमको प्रूव करना था। तो देख लीजिए भैया, इतना तगड़ा थ्योरम आपको बता दिया है, अब तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाएँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।